एस्ट्रो योगी, पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन सिर्फ और सिर्फ ₹1 में। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। 17 साल का एक्सपीरियंस, एक डायनामिक एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल कंसल्टेंट, चंडीगढ़ पंजाब से। ये आपकी हेल्प कर सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में और पंजाबी में भी। इन्हें महानता प्राप्त है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, लाल किताब में। इनका मानना है कि जिंदगी में 3 चीजों का बैलेंस बेहद जरूरी है, लव, मनी और फैमिली। और इनकी कोशिश भी रहती है कि सभी की जिंदगी में इन तीनों का बैलेंस बना रहे। तो चलिए स्वागत करते हैं एस्ट्रो सुदीप जी का। स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। आंसर, मेरा पहला सवाल है कि लाल किताब क्या होती है? लाल किताब को मैं कहूंगा कि इट इज द बंडल ऑफ रेमेडीज। अच्छा, तिलिस्मी खजाना इसे कह सकते हैं आप। आपकी बीमारियों की दवा ये कह सकते हैं आप, क्योंकि लाल किताब रेमेडीज के लिए जानी जाती है, उपायों के लिए जानी जाती है। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है, करियर के रिलेटेड, पर्सनल लाइफ के रिलेटेड या हेल्थ के रिलेटेड, लाल किताब पूरी तरह से सक्षम है आपकी हर प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने के लिए। जड़ से मिटाना कहना थोड़ा उचित नहीं होगा, कम करने के लिए कह सकता हूँ, क्योंकि विधाता के विधान को बदलने की ताकत किसी में भी नहीं है, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो या लाल किताब। लेकिन हम प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं, यानी कि जो नुकसान आपका 100% होना है उसे हम 10% पे ला सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। सही बात कही आपने। तो मेरा अगला सवाल है कि अगर लाल किताब की थोड़ी अगर हिस्ट्री की बात करें, थोड़ा पीछे जाएं, तो कब इसकी शुरुआत हुई? वैदिक एस्ट्रोलॉजी सबसे पुरानी मानी जाती है, तो इसकी अगर हम बात करें तो लाल किताब इज अ पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि जन्मदाता तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है। बाकी लाल किताब इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और इसके जन्मदाता रहे हैं पंडित रूपचंद जोशी जी। और इन्होंने लाल किताब की रचना की थी 5 भागों में, और 1939 से इसकी रचना होनी शुरू हुई। इसके वर्जन्स आते रहे 1939 में, 1941 में, 42 में। तो 5 तरह की किताबें निकाली गई थी, 5 खंड निकाले गए हैं बेसिकली, जिसमें पूरी तरह से विवरण दिया गया है ज्योतिष का और हस्तरेखा का। बिकॉज हस्तरेखा का पूरा विवरण लाल किताब में देखने को मिलता है। अच्छा, तो अगर मैं लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बीच में अगर कुछ फर्क आप समझाना चाहें किसी को, तो कैसे समझाएंगे? बिल्कुल, देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जैसे कि मैंने पहले बताया कि इज द गॉड फादर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती हैं, पर लाल किताब में प्रेडिक्शंस इतनी एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि वहां पे हाउसेस बदलते हैं लेकिन राशियों को महत्व नहीं दिया गया। क्योंकि लाल किताब का जो निर्माण ही किया गया था सिर्फ रेमेडीज के लिए किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज जो करते थे लोग, उनमें बहुत टाइम लग जाता था। और आजकल जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, हमें टाइम की वैल्यू दिखती जा रही है, टाइम किसी के पास नहीं है, तो हर इंसान चाहता है कि तुरंत उनको रिजल्ट मिले, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले। तो लाल किताब के उपाय बहुत ज्यादा असरदार होते हैं, बहुत जल्दी असर दिखा देते हैं। तो इसलिए वैदिक से अगर प्रेडिक्शन की जाए और लाल किताब से उपाय किए जाए, तो ये बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन के सामने आता है। इंसान की प्रॉब्लम से छुटकारा बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि वैदिक की रेमेडीज की अगर मैं बात करूं, मंत्र जाप, हवन, पूजा पाठ, तो इनके रिजल्ट आने में 6 महीने, साल, 2-2 साल लग जाते थे। और लाल किताब इतनी असरदार है कि पहले दिन से रिजल्ट मिलते हैं। सो व्हाई डोंट वी प्रोसीड विद द लाल किताब? सही बात कही आपने। वैसे अगर मैं कहूँ कि मैं अगर आपसे एस्ट्रो योगी पर कंसल्ट करता हूँ किसी प्रॉब्लम के लिए, मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप मुझे एज अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर प्रेफर करेंगे हेल्प करना, या एक एज अ लाल किताब प्रोफेशनल? मैं आपको उस तरीके से ट्रीट करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम का हल हो, क्योंकि मेरा मोटिव लाल किताब, वैदिक, न्यूमरोलॉजी, इन सबसे प्रेडिक्शन करना नहीं रहता। मेरा मोटिव रहता है आपकी प्रॉब्लम को ढूंढ के खत्म करना। सो मैं प्रेडिक्शन करता हूँ वैदिक के अकॉर्डिंग और रेमेडी करता हूँ लाल किताब के अकॉर्डिंग। क्योंकि वैदिक के अगर हम उपायों की बात करें तो ये बहुत कॉस्टली हो जाते हैं। अगर आप किसी पंडित जी से पूजा पाठ करवाओगे तो हजारों रुपए लग जाते हैं, और लाल किताब के उपाय 10 रुपए से शुरू हो जाते हैं। सो इसलिए मैं लाल किताब के उपाय देना पसंद करता हूँ, क्योंकि एक इंसान जो पहले ही टूटा हुआ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेकर मेरे पास आया, वो कहाँ इतने महंगे पंडित के पास जाकर पूजा करवाएगा। तो इसलिए सस्ते में उपाय और असरदार उपाय और बहुत जल्दी उपाय, तो इससे ज्यादा बेहतरीन और क्या हो सकता है। तो आपने जैसे भी कहा कि रेमेडीज बड़ी आसान होती हैं, तो लेकिन होती कितनी इफेक्टिव है?
जैसे मैंने बताया ये इफेक्टिव इतनी होती हैं कि पहले दिन से रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप सही तरीके से रेमेडीज कर रहे हैं तो उपाय पहले दिन से अपना काम करना शुरू कर देता है, रिजल्ट पहले दिन से मिलने शुरू कर देते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लेनेट की रेमेडी कर रहे हैं। अगर आप चंद्र का उपाय करते हैं तो रिजल्ट पहले दिन से है। अच्छा। सूर्य का उपाय कर रहे हैं तो पहले महीने से है, अच्छा। यानी कि 15-20 दिन के बाद। शुक्र का उपाय कर रहे हैं तो वो भी पहले दिन से रिजल्ट आता है। सिर्फ जुपिटर को थोड़ा टाइम लगता है और सैटर्न को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट बहुत बड़े हैं और बहुत धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट हैं। तो इनके उपाय के रिजल्ट लगभग 40 दिन के बाद ही आते हैं। अगर अभी अब जैसे आपने बताया वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मंत्र जाप करना होता है, हवन यज्ञ, तो इसमें लाल किताब में किस टाइप की रेमेडीज होती हैं? आसान सी आपने बताया, बड़ी सस्ती होती हैं, सब कर सकते हैं आसानी से, किस टाइप की होती है? लाल किताब बेसिकली बहुत ही घरेलू टोटके होते हैं। अच्छा। और इतने सरल टोटके होते हैं कि बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं बता दूं कि अगर आपका चंद्र कमजोर है तो ये रेमेडी जस्ट मैं एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। तो कोई भी व्यूअर बिना कंसल्टेशन के उपाय ना करे, क्योंकि लाल किताब के उपाय थोड़े हानिकारक भी होते हैं, तो इसलिए बिना कंसल्टेशन के नहीं करने चाहिए। जैसे सस्ता उपाय की मैं बात कर रहा था, अगर आप नहाने के पानी में कच्चा दूध मिलाकर नहा लेते हैं, यानी कि पानी का रंग दूधिया करके नहा लेते हैं, तो आपके चंद्र का उपाय हो जाता है। अच्छा। तो अगर 20 रुपए का दूध डाल के अगर आप पानी में नहा लिए तो आपके चंद्र की प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है। ऐसा लग रहा मेरा सवाल है कि अब बहुत सी रेमेडीज में जैसे कहा जाता है कि अगर आपको चंद्र अपना सूर्य स्ट्रॉन्ग करना है, जल चढ़ा दीजिए, लेकिन उसका भी एक विधि होगी। यूं नहीं कि आप सिर्फ पानी में लोटे में अपना जल डालिए और चढ़ा दीजिए, ऐसा नहीं होगा। उसके भी कुछ अच्छा तरीका एक होगा कि हम उसको सूर्य देव को प्रसन्न कर सकें। उसकी परफेक्ट विधि क्या होगी? बिल्कुल, हर चीज का विधान होता है। अगर सही तरीके से किया जाए रिजल्ट तभी मिलता है। नहीं तो बहुत से लोग मैंने देखे हैं, आपने सूर्यदेव की बात की तो सूर्यदेव भी बता देता हूँ। बहुत से क्लाइंट्स मुझे कहते हैं कि सर हम सूर्यदेव को बचपन से जल चढ़ा रहे हैं, हमें तो लाइफ में कोई फर्क देखने को नहीं मिला। तो फिर मैं उनकी करेक्शन करवाता हूँ कि क्या आप इस तरीके से जल चढ़ाते हैं? कहते हैं जी ऐसे तो नहीं चढ़ा रहे। तो मैं एक विधि बताना चाहूंगा, सभी व्यूअर्स के लिए सही रहेगा और आप भी चाहें तो कर सकते हैं, बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे इसके आपको। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले टाइम का पाबंद, यानी कि सनराइज के 2 घंटे के अंदर अंदर आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना होगा। इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक सिर्फ इतना सा है क्योंकि सभी देवताओं का वास ईस्ट में माना जाता है, यानी कि पूर्व दिशा में, और सनराइज की जो डायरेक्शन है वो भी ईस्ट ही है। तो जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे तो सभी देवताओं को जल अर्पित होगा। अगर आप 2 घंटे के बाद जल अर्पित करते हैं तो सूर्य अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुके होते हैं, वो साउथ या नॉर्थ में जा चुके होते हैं। तो तब फर्क आधा रह जाता है, बाकी देवताओं की आराधना नहीं हो पाती। और दूसरा विधान सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए सबसे जरूरी ध्यान रखने योग्य बात ये होती है कि जब भी आप सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे हैं उस जल के छींटे आपके पैरों पर नहीं पड़ने चाहिए। ये गलती अक्सर हर इंसान करता है, बचपन से ही करता आ रहा है। तो सूर्यदेव और चंद्रदेव ये दोनों एक ऐसे देव हैं जिनको साक्षात हम देख सकते हैं, पृथ्वी से देखे जा सकते हैं, और किसी भी देवता को आप नहीं देख सकते सिवाय इन दोनों देवताओं के। तो जब आप सूर्यदेव को बड़ी श्रद्धा भाव से जल अर्पित कर रहे हैं, अपनी भावना अर्पित कर रहे हैं, और उनको अर्पित किया हुआ जल अगर आपके पांवों पे पड़ रहा है तो उनका तिरस्कार होगा। तो इसलिए इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना होता है। और सूर्यदेव को जल कभी भी खाली नहीं चढ़ाया जाता, तांबे का लोटा यूज किया जाता है, और तांबे के लोटे में गुड़, चावल, हल्दी, इन चीजों का, रोली और फूल, इन चीजों का मिक्सचर किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि मिक्स क्या करना है, वो आपकी कुंडली पे निर्धारित है। अच्छा, वो भी डिपेंड है। ये भी लाल किताब का उपाय तभी बनता है क्योंकि वो चीज क्या मिक्स करनी है, ये लाल किताब का उपाय है। कुछ ऐसा जनरल की जो हर कोई, जैसे आपने बताया, किसी ने बात हुई थी बचपन से ही सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा जो सब कुछ डाल सके, मतलब कुछ एक ऐसी चीज जो जल में डाल सके? सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए आप गुड़, चावल और हल्दी, ये तीनों चीजें कोई भी इंसान डाल सकता है। मतलब एक एक इंडिविजुअली या मिक्स करके तीनों चीजें मिक्स करके, गुड़, चावल और हल्दी, क्योंकि चंद्र आपके मन को कंट्रोल करेगा जिसका सूचक चावल है। गुड़ मंगल बनता है। अच्छा। और हल्दी बनती है आपकी बृहस्पति। अच्छा। तो बृहस्पति, चंद्र और मंगल ये तीनों मिलकर बहुत जबरदस्त योग बनाते हैं, जिसे गजकेसरी योग भी कहते हैं, महालक्ष्मी योग भी कहते हैं। क्योंकि चंद्र और गुरु मिलेंगे तो गजकेसरी योग बनेगा, चंद्र और मंगल मिलेंगे तो महालक्ष्मी योग बनेगा। तो ये सभी, और स्पेशल थिंग इसमें ये है कि सूर्यदेव को जल चढ़ाते वक्त इन चीजों को मिक्स करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सूर्यदेव इन तीनों के बहुत खास फ्रेंड्स हैं। अच्छा। तो ये चारों की जुगलबंदी बम्पर होती है जिससे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा निखार आ सकता है।
अभी सर आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि कुछ लाल किताब की जो कुछ रेमेडीज हैं उससे नुकसान भी हो सकता है। नुकसान क्या, समझा नहीं मैं इस बात को। जी बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, सभी व्यूअर्स के लिए बहुत जरूरी रहेगा। देखिए, जैसा मैंने बताया कि लाल किताब की रेमेडीज बहुत जल्दी असर दिखाती हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, ठीक इसी प्रकार नुकसान भी पहुंचा सकती हैं अगर आप इसे गलत डायरेक्शन में करेंगे। अच्छा। मिसाल के तौर पे बताना चाहूंगा कि आपकी कुंडली में सूर्य खराब है और आप उपाय कर रहे हैं शनि के, तो नुकसान तो होगा। अगर जरूरत है, अब लाल किताब के उपाय कैसे होते हैं, एक तो नहाने वाला मैंने बताया था, उसके अलावा कुछ सामान मंदिर में दान करने के लिए होता है, कुछ सामान जल प्रवाह करने के लिए होता है, कुछ रतन धारण करने के लिए होते हैं। अब जरूरत है आपको सूर्य का रतन धारण करने की, आप शनि का रतन धारण करेंगे तो नुकसान होना लाजमी है। सही कहा आपने। तो अगर मैं जेमस्टोन्स की बात करूं, रत्न, जी, रत्न का लाल किताब से कुछ कनेक्शन है क्या? जी बिल्कुल है। किस प्रकार है? जिस तरह सांस और धड़का है, अच्छा। तो उतना ही नाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्र हैं, सभी जानते हैं, और यूनिवर्स में प्लैनेट्स जो एस्ट्रोलॉजी में महत्व रखते हैं वो भी 7 ही हैं। गिना जाता है 9, नवग्रह कहा जाता है, लेकिन राहु और केतु की कुछ फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, इसलिए इनको 7 गिना जाता है। और उन 7 प्लैनेट्स की एनर्जी हमारी बॉडी से कनेक्ट होती है 7 चक्र के अकॉर्डिंग। तो जब भी किसी प्लैनेट की एनर्जी इंबैलेंस हो जाती है, हमें उसका स्टोन वेयर करना पड़ता है। अब लाल किताब में कुछ विधान है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि सबसे अच्छा रिजल्ट हमें कहाँ पहनने पे आएगा, क्योंकि रत्न पहनने की 3 जगह स्पेशल मानी जाती हैं। पहली जगह होती है गला, दूसरी जगह होती है हाथ की उंगलियां, तीसरी जगह होती है कलाई। क्योंकि आपने देखा होगा सलमान खान ने फिरोजा ब्रेसलेट में पहना हुआ, उसने उंगली में या गले में क्यों नहीं पहन लिया, इसका विधान है। तो ये सब कुछ कुंडली एनालिसिस करने के बाद ही पता चलता है। अगर मैं सर, मेरा फॉलोअप क्वेश्चन है कि अगर जैसे लाल किताब में राशियां तो नहीं मानी जाती, तो जेमस्टोन क्या बर्थ डेट के हिसाब से देखे जाते हैं, कैसे होता है? नहीं, जेमस्टोन देखे जाते हैं क्योंकि आपकी कुंडली में जरूरत किस चीज की है, आपका प्लेनेट कौन सा वीक है, उसके अकॉर्डिंगली ही डाला जाता है जेमस्टोन आपको। क्योंकि अगर आपके, जैसे मैंने पहले बताया कि सूर्य कमजोर है, अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो प्लेनेट आपका स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, तो वो हानिकारक हो जाता है। क्योंकि अगर आपको भूख है 2 रोटियों की, अगर आप 6 रोटियां खाओगे तो पेट खराब होना तय है। तो इसी तरीके से जब आप सूर्य की बजाय शनि का रत्न धारण करोगे तो नुकसान होगा। तो यही विधान। तो ये था मेरा आखिरी सवाल आपसे। धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा, बहुत सी जानकारी मिली। आगे से सूर्यदेव को जब जल चढ़ाएंगे तो मैं भी इन बातों का ध्यान रखूंगा। तो ये थे एस्ट्रो सुदीप जी, उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो लाइक कीजिए और शेयर करना तो भूलना ही नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी डाउट है या क्लैरिटी की जरूरत है तो एस्ट्रो सुदीप रहेंगे ओनली ऑन एस्ट्रो योगी। पहला कंसल्टेशन सिर्फ और सिर्फ ₹1 में, और वो भी 100% प्रीवीसी के साथ। फिर मिलेंगे एक और इंटरव्यू में आपके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। एस्ट्रो योगी, पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन सिर्फ और सिर्फ ₹1 में। अभी डाउनलोड करें।